हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हल कर रहे हैं, जिसमें जितने भी हमारे सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनका जो सीडीपी पोर्शन है यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास, उसको हम लोग हल कर रहे हैं। जिसमें आज के जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं हमारे, ये वीडियो नंबर 23 रहेगी, यानी कि हम इससे पहले 22 क्वेश्चन पेपर हल कर चुके हैं और आज ये क्लास नंबर हमारी 23 है और क्वेश्चन पेपर नंबर भी 23 होगा। ठीक है, जो परीक्षा आपकी 18 जनवरी 2023 को हुई थी, पेपर सेकंड आपका सीटेट का, उसके सीडीपी के आज के 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और इसको आप इस क्लास को देख करके आपको पता लगेगा कि आपने अभी तक कितना सीखा है, क्वेश्चंस को आप किस लेवल तक हल कर पा रहे हैं, 30 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। क्योंकि जो एग्जाम आपका आने वाला है, जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं, वो इसी तरीके के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आइए समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्या ये बात सही है? बात तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जैसे जैसे बच्चे का अधिगम होता जाता है तो उससे उसका डेवलपमेंट होता जाता है, उसका विकास होता जाता है। क्योंकि विकास का मतलब ही होता है चेंज, यानी कि परिवर्तन। जब बच्चे का अधिगम होगा, वो सीखेगा, तो उसके अंदर परिवर्तन आएगा और परिवर्तन का ही दूसरा नाम विकास है, डेवलपमेंट है। ठीक है भाई, छोटा बच्चा है मान लीजिए, और अब वो पढ़ना सीख रहा है। जैसे छोटा बच्चा है तो अक्षरों की पहचान करना सीख रहा है, अक्षर पहचान रहा है, शब्द बनाना सीख रहा है, सेंटेंसेस को रीड करना सीख रहा है। ये सब क्या है? ये सब उसका अधिगम हो जाएगा, ये लर्निंग प्रोसेस है। अब उसी के माध्यम से अब वो धीरे धीरे पढ़ना लिखना सीख जाता है, वो कंसंट्रेट करना सीख जाता है, चीज़ों को याद करना सीख जाता है। और जब वो उसका अधिगम होता है तो उसी के साथ उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाता है, रीजनिंग उसके अंदर आ जाती है। तो ये सारा डेवलपमेंट का क्षेत्र है, ये सारा बौद्धिक विकास में आ जाता है। भाई अगर बच्चा भाषा सीख रहा है, ठीक है, अगर भाषा सीख रहा है, उसका अधिगम क्या है? लैंग्वेज की लर्निंग हो रही है। इससे होगा क्या कि उसकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाएगी। अगर बालक मैथ्स के क्वेश्चन हल करना सीख रहा है तो यहाँ पे क्या कर रहा है? वो अधिगम कर रहा है। अगर मैथ्स के क्वेश्चन हल करना सीख रहा है तो यहाँ पे अधिगम हो रहा है। होगा क्या? इससे डेवलपमेंट क्या होगा? डेवलपमेंट ये होगा कि उसकी जो तार्किक क्षमता होगी वो डेवलप हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी उसकी डेवलप हो जाएगी। अगर बच्चा दूसरों से सहयोग करना सीख रहा है, दूसरों से अगर वो सहयोग करना सीख रहा है, एक दूसरे की मदद करना सीख रहा है, तो ये अधिगम हो गया। और इससे डेवलपमेंट क्या होगा? इससे उसका सोशल डेवलपमेंट होगा, समाज के लोगों के साथ इंटरेक्ट करना वो सीखेगा, उसका इमोशनल डेवलपमेंट होगा। तो अधिगम और विकास इसी तरीके से एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन ए हमारा एकदम राइट है। अधिगम विकास के लिए नई परिस्थितियों का निर्माण करता है, ये भी सही है। क्योंकि भाई अधिगम के माध्यम से ही जब हमारी लर्निंग हो जाती है, हमारे अंदर अधिगम हो जाता है, हम किसी चीज को सीख लेते हैं, कोई स्किल डेवलप कर लेते हैं, तो फिर यदि हमारे सामने कोई नई सिचुएशन आती है तो फिर हम उसमें ढल भी जाते हैं, उस नई सिचुएशन को हम हल भी कर लेते हैं। क्योंकि उसी से रिलेटेड हमने पहले पढ़ लिया है, सीख लिया है, समस्याओं को हल करना सीख जाते हैं, हमारे अंदर नई क्षमताएं डेवलप हो जाती हैं, है ना। तो उसी जब नई क्षमता डेवलप होगी तो हमारे अंदर परिवर्तन आएगा, यानी कि विकास हो जाएगा। तो अधिगम विकास के लिए नई परिस्थितियों का निर्माण भी करता है। इसलिए क्या है, ये दोनों ही हमारे सही हैं। और अधिगम विकास के लिए नई परिस्थितियों का निर्माण करता है, इसीलिए ये अधिगम और विकास एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए भी हैं। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी यहाँ पे कर रहा है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि बच्चों के विकास के बारे में कौन सा कथन सही है, यानी कि बच्चों के अंदर डेवलपमेंट किस तरीके से होता है वो आपको बताना है। विकास एक, देखिए विकास क्या है? विकास एक नेचुरल चीज है जो कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, निरंतर होता रहता है। ठीक है, और हमने पहले ही बताया था कि जो विकास है, डेवलपमेंट है, वूम टू टोम्ब जाता है, यानी कि गर्भ से कब्र तक। जब बच्चा जैसे ही मां के गर्भ में आता है, उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है। ग्रोथ तो आपकी रुक जाती है, किशोरावस्था तक ही होती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है ये आपका जब तक व्यक्ति कब्र तक नहीं पहुंच जाता तब तक उसके अंदर होता रहता है। ठीक है, आइए ऑप्शंस को देखते हैं। कहता है विकास एक सहज रूप से होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है,
सहज मतलब नेचुरल तरीके से, नेचुरल प्रोसेस है ये। इसे सुगम बनाने के लिए उपयुक्त परिवेश का होना आवश्यक है। ये बात सही है भाई कि भाई डेवलपमेंट तो निरंतर चलता रहता है। कैसी प्रक्रिया है? सहज रूप से होने वाली, नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन अगर आपको इसको और अच्छा बनाना है, सही बनाना है, सकारात्मक दिशा में लेकर के जाना है, तो आपको इसके लिए सही एनवायरनमेंट की जरूरत होगी। सही एनवायरनमेंट की जरूरत होगी। बच्चों को अच्छे न्यूट्रिशंस मिलने चाहिए, पोषक तत्व उसको मिलने चाहिए, उसकी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, उसको मोटिवेट आप करते रहें, उसको अगर आपको सही डायरेक्शन में बच्चे को लेकर के जाना है तो उसी तरीके से उसको एनवायरनमेंट भी दें, है ना, तभी उसका डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो पाएगा। ऑप्शन ए बहुत बेस्ट है इसमें, ठीक है। विकास वंशानुगत कारकों के द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। नहीं, जरूरी नहीं कि विकास आपका पूर्व निर्धारित नहीं होता और इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल गलत बात है। विकास पूर्व निर्धारित नहीं होता। विकास का जो बाहरी वातावरण है उसका प्रभाव पड़ता है। तो डेवलपमेंट जो है वह आनुवंशिकता प्लस पर्यावरण दोनों का गुणनफल होता है। आनुवंशिकता की विकास में कोई भूमिका नहीं है, बहुत भूमिका है, अहम रोल अदा करता है। जहां भी डेवलपमेंट आएगा वहां आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों साथ साथ चलेंगे, एक चीज नहीं होगी। ना तो सिर्फ पर्यावरण उसमें प्रभाव डालता है, ना सिर्फ आनुवंशिकता, दोनों का मिक्सचर प्रभाव पड़ता है। विकास की प्रक्रिया शैशवावस्था के चरण के बाद ही प्रारंभ होती है। नहीं भैया, गर्भावस्था से शुरू हो जाती है। बेस्ट ऑप्शन क्या है कि विकास एक नेचुरल प्रोसेस है और यदि आपको सही अच्छे से बच्चे का डेवलपमेंट चाहिए तो उसको उस तरीके का एनवायरनमेंट भी हमको देना होगा। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न नीचे कहता है, किस प्रक्रिया में बच्चे समाज में रहने के तौर तरीके सीखते हैं? क्या एसिमिलेशन में बच्चे समाज में रहने के तौर तरीके सीखते हैं, या फिर अधिसंज्ञान में, या फिर सामाजिकरण में, या पृथक्करण में? चार ऑप्शन आपके सामने। राइट क्या हो जाएगा भैया? आत्मसात्करण तो जीन पियाजे ने दिया हुआ शब्द है जिसको हम एसिमिलेशन कहते हैं, जिसमें पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना होता है ना। जो बच्चा जो भी उसने नई चीज देखी अब उसको पुराने ज्ञान के साथ जोड़ेगा, है ना, ये एसिमिलेशन कहलाता है। अधिसंज्ञान क्या होता है? मेटाकॉग्निशन, हमने आपको पहले ही बताया, जहां बालक अपने अंदर झांक के देखता है मेरी कमजोरी क्या है, मेरी ताकत क्या है, मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है ना, इसको कहते हैं मेटाकॉग्निशन। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। किस प्रक्रिया में समाज में रहने के तौर तरीके सीखेगा? समाजीकरण में समाज में रहने के तौर तरीके सीखेगा। समाजीकरण मतलब ये वो प्रोसेस होता है जहां बच्चा समाज में रहना सीखता है, लोगों से व्यवहार करना सीखता है और हमारी समाज के जो भी रूल नियम कानून हैं उनका पालन करना सीखता है। शिष्टाचार बच्चा, इटिकेट एंड मैनर्स यहीं से आते हैं, किससे नमस्ते करनी है, किसके पैर छूने हैं, है ना, किससे हेलो हाय करनी है। इन सब चीज़ों का जो है कहाँ डेवलपमेंट होगा? जब बच्चा समाज के बीच रहेगा। समाज में रहने से उसका समाजीकरण होता है। ठीक है भाई, अब समाज में बच्चा कहाँ होता है? सबसे पहला उसका घर परिवार होता है, फिर वो विद्यालय तक पहुँचता है, फिर उसका फ्रेंड सर्कल बनता है। तो ये सारी चीज़ें वहीं से आती हैं। कैसे बोलना है, कैसे बड़ों का आदर करना है, दूसरों की हेल्प कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें समाजीकरण के अंतर्गत आती हैं। पृथक्करण यहाँ पे सेग्रेगेशन है नहीं। पृथक्करण का मतलब अलग थलग कर देना, वो चीज़ यहाँ पे है नहीं। ऑप्शन सी इज द बेस्ट ऑप्शन। एंड बढ़ते हैं हम अगला प्रश्न की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। प्यारे दोस्तों, आपको हम बता दें कि हमारी जो क्लासेस हैं, हालांकि बीच में गैप हो जाता है लेकिन आगे से गैप नहीं होगा, आपको डेली क्लास मिलेगी। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप सीटेट क्रैक करना चाहते हैं तो हम ये नहीं कहते कि हमसे कोर्स ले लो, ये कर लो, वो कर लो, नहीं। सिर्फ हमारी जो प्लेलिस्ट हम बना रहे हैं PYQs की, 2024 का जो एग्जाम हुआ वहाँ से हम बैक चल रहे हैं और आज हम लोग पहुँच गए हैं 18 जनवरी 2023 के क्वेश्चन पेपर पे। अगर आप ये सारे वीडियोस हमारे देख लेते हैं, क्वेश्चंस को समझ लेते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं, आपको स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूं कि आपके 30 में से 30 आएंगे CDP में। एंड जो बाकी के क्वेश्चंस पेडागोजी के रहेंगे वो भी आप सारे क्वेश्चंस विधिवत तरीके से हल कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि ये मान के चलिए आपके 120 प्लस मार्क्स आने तय हो जाएंगे अगर आप ये सारे वीडियोस हमारे देख लेते हैं। क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, यहाँ से कोई भी पॉइंट, कोई भी नया क्वेश्चन आपका आ ही नहीं सकता, सब कुछ पढ़ा हुआ मिलेगा पूरे पेपर में। तो जितने भी अगर हमारी प्लेलिस्ट आपने नहीं देखी है तो उसको जरूर देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन देखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कहता है 6 वर्षीय सरला कितने साल की है? 6 साल की। क्वेश्चंस को पकड़ना सीखिए, क्वेश्चंस को पकड़ना सीखिए। तो सबसे पहले पॉइंट क्या है कि सरला 6 साल की है। ठीक है, इतना बात ध्यान रखना, तब आप आंसर ठीक से कर पाएंगे। 6 वर्षीय सरला संरक्षण
और क्रमांकन के कार्य नहीं कर सकती है। कितने साल की है? 6 साल की है वो। ये कंजर्वेशन का गुण उसके अंदर नहीं आएगा, सीरिएशन का गुण उसके अंदर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अभी वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में है सर, जो कि होती है 2 से 7 साल की। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में है भाई, अभी उसके अंदर कंजर्वेशन और सीरिएशन का गुण नहीं आएगा। ये गुण बालक में कब आएगा? जब बच्चा 7 से 11 साल का होता है, जब बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में पहुंच जाता है, वहां ये गुण आएगा। ठीक है, तो ये काम वो नहीं कर सकती है। क्या होता है? जब बच्चा 2 से 7 साल का होता है, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर जीववाद, एनिमिज्म का गुण होता है, बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है, बच्चा है ना, सिंबॉलिक थॉट होता है बच्चे के अंदर, वो सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन यहां पे कंजर्वेशन और सीरिएशन का गुण नहीं आएगा। ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है, सही है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों को स्थिति के कई पहलुओं पर विचार करने में कठिनाई होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कहां? प्री ऑपरेशनल स्टेज में, जो कि मैं अभी बता गया आपको, जो कि हमारी 2 से 7 साल की होती है। यहां पे बच्चे जो भी सिचुएशन है, कंडीशन है, उसके कई पहलुओं पर विचार करने में उनको कठिनाई होती है, क्योंकि इस स्टेज में बालक की जो सोच है वो ईगोसेंट्रिक होती है, अहम केंद्रित होती है, बच्चा अपने तक ही सीमित होता है। ठीक है, जिसको हम ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं। यहां बालक दूसरे के पर्सपेक्टिव्स को नहीं समझ सकता। यहां अगर पिताजी की माताजी से लड़ाई हो गई है, ठीक है, अगर बच्चे के पेरेंट्स आपस में लड़ गए हैं, पिताजी नाराज होकर के कहीं दूर जाके बैठ गए हैं, तो बच्चे को लगता है कि जैसे मैं नाराज हो जाता हूं, मेरी माँ मुझे खिलौने देती है, खाने के लिए चीजें देती है, मैं खुश हो जाता हूं, वैसे पिताजी ठीक हो जाएंगे। तो वो बच्चा यहाँ पे खिलौना लेके जाएगा पिताजी के पास कि पिताजी ये खिलौना लो, इससे खेल लो। उसे लगता है कि पिताजी का मूड यहाँ ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो दूसरे पर्सपेक्टिव्स को नहीं देख पा रहा होता है, ईगोसेंट्रिक बच्चा होता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहाँ पे कई पहलुओं पर विचार करने में उसको कठिनाई होती है। ठीक है, इसीलिए वो उसके अंदर कंजर्वेशन सीरिएशन का गुण भी नहीं आता। तो ए और आर दोनों ही ऑप्शंस हमारे यहाँ पे राइट हो जाते हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। बहुत प्यारा सा प्रश्न था। अगला प्रश्न लीजिए। पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? जब बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, तो उसमें कौन सी चीज है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? ठीक है, क्या गतिविधि, एक्टिविटी से बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाएगा, उसका मस्तिष्क का विकास हो जाएगा, या अनुकूलन से होगा, या अनुकरण से होगा, या पुनर्बलन से होगा? भाई पियाजे ने क्या कहा था? पियाजे ने कहा था कि बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता हैं, बच्चे एक्टिव होकर के ज्ञान का निर्माण करते हैं, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, अर्थात बच्चे एक्टिव होकर के सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, उन्हें करके सीखने का मौका दिया जाना चाहिए। तो बच्चा यहाँ पे एक्टिविटी के माध्यम से, गतिविधि के माध्यम से बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, जहां उसको खुद करने का मौका मिलता है। जब खुद करने का मौका मिलेगा तो वो करेगा, फिर अगर गलती हो जाएगी फिर अगली बार दोबारा करेगा, तो फिर गलती से सीखेगा। तो यहाँ पे उसको करके सीखने का मौका मिलता है, जिससे उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मस्तिष्क का विकास होता है। प्यारे दोस्तों, आई बात समझ में? एक्टिविटी में हम बच्चे को कोई प्रोजेक्ट दे देंगे करने के लिए, लैब में ले जाएंगे, या हम जैसे बहुत सारे काम उनसे बच्चों से करवा सकते हैं एक्टिविटी के थ्रू। तो गतिविधि से क्या होता है? बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसकी जो मस्तिष्क की क्षमता है वो जल्दी बढ़ती है। एडाप्टेशन, अनुकूलन क्या होता है प्यारे दोस्तों? अनुकूलन, जो कि जीन पियाजे का कॉन्सेप्ट है, इसमें 2 चीजें आती हैं। एक आपका एसिमिलेशन आ जाता है, दूसरा अकोमोडेशन आ जाता है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है, और इसी में आपका एसिमिलेशन आ जाएगा, जहां बच्चा नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ेगा, और दूसरा अकोमोडेशन आ जाएगा, जहां बच्चा क्या करेगा? अपने ज्ञान में परिवर्तन लाएगा। ठीक है, अनुकरण क्या होता है? अनुकरण जहां बच्चा दूसरे की नकल करके सीखता है। पुनर्बलन जो है ये आपका बिहेवियरिस्ट से रिलेटेड है, जहां विशेष रूप से जो आपके बीएफ स्किनर हैं उन्होंने रीइंफोर्समेंट को इंपॉर्टेंस दिया है। According to the question, option A is the right one over here. क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। क्वेश्चन कहता है, उमेद वह चॉकलेट नहीं खाता है जो उसके पिता मेहमानों के लिए लाए हैं। ठीक है, ये सोचकर कि अगर वो पकड़ा जाएगा तो क्या होगा? बेटा डंडे चलेंगे। अगर मैंने जो है मेहमानों के लिए लाई गई जो चॉकलेट है, अगर मैंने उनको खा लिया, मुझे पकड़ लिया गया, तो क्या होगा? उसको पता है डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार उमेद नैतिक विकास के किस चरण में है?
समझिए, ये हमने आपको कोलबर्ग की थ्योरी बड़े प्यार से बहुत डिटेल में समझाई है। यहाँ पे जो सामान मेहमानों के लिए लाया गया है, उमेद उसको खाना तो चाह रहा है लेकिन नहीं खा रहा है। क्यों नहीं खा रहा है? उसको डर है कि मैं खा तो लूँगा, मन तो उसका बहुत है, लेकिन अगर पकड़ा जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, जैसे आपके यहाँ मेहमान आते हैं, पहली बार उनसे बच्चा नमस्ते नहीं करता, हेलो हाय नहीं करता, पैर नहीं छूता। ठीक है, मेहमान चले जाते हैं, अब आप बच्चे पर चिल्लाना शुरू करते हैं, गधे कहीं के, नालायक कहीं के, तुमने हमारी बेइज्जती करा दी, नाक कटा दी, मैं पैर नहीं छुए, हेलो हाय नमस्ते नहीं किया, है ना, रिश्तेदारों में हमारी नाक कटाओगे। खूब डांट पड़ी बच्चे की। अगली बार जब मेहमान आए तो बच्चा दौड़ करके मेहमानों के पैरों में गिर गया, मौसी नमस्ते, मौसी राम राम, मौसी नमस्ते, है ना, पैर छू रहा है। क्यों? अब यहाँ पे बच्चा आज्ञा का पालन तो कर रहा है, लेकिन किसके भय से? डर के भय से। उसे पता है बेटा कि जब मेहमान चले जाएंगे तो मेरा क्या होने वाला है, इसीलिए वो यहाँ पे चॉकलेट भी नहीं खा रहा। मन तो बच्चे का बहुत है, लेकिन अगर पकड़ा जाएगा तो उसको क्या होगा, ये सोच के नहीं खा रहा है। ये क्या है? ये सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास है, जहां बच्चा क्या करता है? डर के भय से आज्ञा का पालन करता है। उसकी अपनी इच्छा नहीं होती, वो यहाँ पे कोई बहुत वेल डिसिप्लिन नहीं हो जाता कि मेहमानों के पैर छू रहा है, हेलो हाय नमस्ते कर रहा है, मेहमानों के लिए लाई गई चीज को हाथ नहीं लगा रहा है। इतना वो डिसिप्लिन नहीं हो गया है। डर के भय से, उसे पता है पनिशमेंट की डर से बच्चा यहाँ पे आज्ञा का पालन कर रहा है। ठीक है, उसे पता है बेटा अगर मैं पकड़ा गया तो मेरा क्या होगा। ठीक है, इस वजह से वो चॉकलेट नहीं खा रहा है। यहाँ पे आज्ञा का पालन तो कर रहा है कि वो चॉकलेट नहीं खाएगा मेहमानों के लिए लाई हुई, ठीक है, लेकिन डर के भय से कर रहा है। तो इसे कहते हैं सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, जो कि हमारा फर्स्ट लेवल फर्स्ट स्टेज यही है। फर्स्ट लेवल फर्स्ट स्टेज यही है, और इसमें भी अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो इसका मतलब आपने अभी कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, ओके, नहीं पढ़ी कोलबर्ग की थ्योरी तो पढ़िएगा। बाकी ऑप्शन बता देता हूं, बड़े मजेदार ऑप्शन है और राइट आपका यही है। ठीक है, अब बताइए पहले राइट क्यों नहीं है? पहला है यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। ये फर्स्ट लेवल का सेकंड स्टेज है, जो इसके बाद आता है। ये क्या है? फर्स्ट लेवल सेकंड स्टेज, यानी पहला स्तर, दूसरा चरण है। इसको हम लोग स्वलाभ मानसिकता भी कहते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन भी कहते हैं। इसमें बालक अपना लाभ देखता है, यहाँ पे वो सही बर्ताव उसी को मानता है जिसमें उसका व्यक्तिगत फायदा भी हो। तुम मुझे अपना खिलौना खेलने के लिए दो तो मैं तुम्हें अपना खिलौना दूंगा। जैसे स्कूल में हम लोग करते थे, तुमने मेरा पेन तोड़ दिया, मैंने तुम्हारी पेंसिल तोड़ दी, तुमने मेरा बैग फाड़ दिया, मैंने तुम्हारा टिफिन फोड़ दिया। ठीक है, यानी कि अगर जैसा तुम करोगे वैसा हम करेंगे। यहाँ पे तो यही है। ठीक है, इसको कहते हैं स्वलाभ मानसिकता। यहाँ पे कोई भी काम कहोगे तो बच्चा अपना फायदा भी देखता है। फिर आता है सी ऑप्शन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ये क्या होता है सर? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास जो है ये थर्ड लेवल का सिक्स्थ स्टेज है, लास्ट वाला है, जो कोलबर्ग ने 3 स्तर 6 चरण दिए थे। ये छठा चरण है, सबसे लास्ट वाला। क्या है ये थर्ड लेवल है और सिक्स्थ स्टेज का पॉइंट है, जिसको कहते हैं स्टेज ऑफ कॉन्शियंस। इस स्टेज में बालक अच्छा बुरा क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, वांछित क्या है, वांछित व्यवहार जो होते हैं उनके संबंध में अपना व्यक्तिगत विचार रखने लगता है, क्या सही है क्या गलत है। यहाँ पे ना वो समाज को, यहाँ पे ना वो समाज के डर से काम करता है, ना नियम कानून के डर से काम करता है। वो यहाँ पे अपना दिमाग लगाता है, गहराई से चीज़ों के बारे में सोचता है ना। और जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है वो बेचारा निर्दोष है ना, तो यहाँ पे व्यक्ति जो है, जो आदमी जो भी है, वो सजा से बचाने के लिए अदालत में सच्चाई बोलेगा, भले उसे खुद जोखिम उठाना पड़े, खुद वो कटघरे के पीछे यानी कि जेल चला जाए, लेकिन किसी निर्दोष को फंसने नहीं देगा। तो वो चीज़ यहाँ पे बच्चे के अंदर डेवलप होती है और ये बहुत कम व्यक्ति के अंदर आती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बच्चा यही मानता है कि सच्चाई और न्याय ही मेरे लिए सर्वोपरि है, फिर चाहे मेरी गर्दन ही क्यों ना कट जाए। ठीक है, चलिए अब आता है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। ये आपका कौन सा लेवल है? सेकेंड लेवल थर्ड स्टेज है। सेकेंड लेवल थर्ड स्टेज है गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन। यहाँ बालक अच्छा लड़का और अच्छी लड़की बनने का प्रयास करता है। ठीक है, कि भाई यहाँ से बच्चा दूसरों से इज्जत पाने की उम्मीद रखता है, मेरी माता जी ने जो कहा मैं वही करूँगा। जैसे घर में कोई दादी जी हैं, बच्चा उनको टाइम पे दवाई देता है, खाना ले जाके देता है, पानी ले जाके देता है, वो इसलिए कि मुझे घर में सब अच्छा कहें कि मैं बहुत गुड गर्ल हूँ, मैं बहुत गुड बॉय हूँ, इसलिए वो काम करता है। ठीक है, तो ये अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास
हो गया, यहाँ पे बच्चा ऐसे काम करता है जिसको समाज पसंद करता है, लोग उसकी प्रशंसा करें, है ना। यहाँ पे बालक प्रशंसा का और निंदा का अर्थ समझ में उसको आ जाता है कि क्या प्रशंसा होती है, क्या निंदा होती है, ठीक है। बालक दूसरा समाज की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करता है। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा था और बहुत बढ़िया से आपको एक्सप्लेन भी किया हमने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7वां क्वेश्चन, किसने प्रतिपादित किया कि सीखने की प्रक्रिया तब होती है, लर्निंग प्रोसेस तब होता है जब बच्चे अपने से ज्यादा ज्ञान वाले समकक्षों और वयस्कों के साथ साझी गतिविधियां करते हैं। यानी कि किसने ये बात कही कि जो बच्चे से जो ज़्यादा ज्ञान रखने वाले हैं, उसके क्लासमेट्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भाई बहन हो सकते हैं, जब बच्चा उनके साथ एक्टिविटी करता है, उनके साथ कोई काम करता है तो बच्चा बेहतर सीखता है। किसने कहा? ये थे आपके अपने लेव वाइगोत्स्की, इन्होंने ये बात कही है। क्योंकि लेव वाइगोत्स्की ने कहा कि जो सीखना है, जो अधिगम है, वो एक सोशल प्रोसेस है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसमें बच्चे सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वो अपने से ज़्यादा ज्ञानवान व्यक्तियों के पास रहते हैं, जैसे टीचर्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, या उनके जो भी अनुभवी संगी साथी हों, उनके साथ मिलकर के एक्टिविटी करते हैं, जिसको इन्होंने MKO कहा है, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर्स, यानी कि जो हमसे ज़्यादा ज्ञान रखने वाला होता है, जब हम उसके साथ उठते बैठते हैं तो हमको वास्तव में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसीलिए आप लोगों को भी किसके साथ उठना बैठना चाहिए? जो आपसे सीनियर है, ठीक है, जो आपसे ज़्यादा अनुभव रखता है। अच्छा, BF स्किनर जो है, इन्होंने तो आपको पता ही है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी है, जिसको क्रिया प्रसूत या सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। जीन पियाजे को आप ठीक जानते हैं, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। लॉरेंस कोलबर्ग, जिसको अभी हम जस्ट पीछे पढ़ रहे थे, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, ठीक है। वह लेव वाइगोत्स्की हमारे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन कहता है, जब एक शिक्षिका एक बच्चे को व्याख्यान देने की बजाय अलग अलग इशारे देकर सही उत्तर की तरफ ले जाती है, तब ये मदद क्या कहलाती है? यानी कि बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछा, अब यहाँ पे टीचर डायरेक्ट उसको आंसर नहीं बता रही है, डायरेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रही है, अलग अलग इशारे दे करके। जैसे तुम याद करो, हमने तुमको सोमवार को उस चौथी पीरियड में पढ़ाया था और यही तुम सवाल लगा रहे थे, तो वहाँ तुमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया था और फिर वहाँ पे हमने कौन सी थ्योरी अप्लाई की थी, तब ये सवाल लगा था, फिर तुम्हारा ऐसे आंसर आया था, फिर उसको तुमने मल्टीप्लाई बाय 100 किया था। इस तरीके से अलग अलग इशारे देकर के उसको बता रही है, ठीक है, डायरेक्ट आंसर नहीं बता रही है, अलग अलग तरीके से, ताकि बच्चा अपने दिमाग पर जोर डाले। इसको कहते हैं स्कैफोल्डिंग, जो कि एक टेम्पररी हेल्प, कुछ समय के लिए बच्चे को हेल्प दी जा रही है और फिर बच्चा अपने दिमाग पर जोर डाल करके उस चीज को समझ लेगा, ठीक है। तो ये क्या कहती है? इसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये कंडीशनिंग नहीं है, ये रीइंफोर्समेंट नहीं है, जो कि आपके व्यवहारवादी जो देते हैं, ठीक है। क्या है? स्कैफोल्डिंग है, पाड़ या ढांचा है, जो बच्चे को एक थोड़ी समय के लिए हेल्प दी जाती है। किसका पॉइंट ऑफ व्यू है ये लेव वाइगोत्स्की का कॉन्सेप्ट है। किसका है? लेव वाइगोत्स्की ने ऐसा कहा है, ठीक है, कि बच्चे को डायरेक्ट आंसर ना बता करके उसको थोड़ा इशारों में थोड़े समय के लिए टेम्पररी हेल्प दे दो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। कहता है कि प्रगतिशील कक्षा में अधिगम, प्रगतिशील कक्षा क्या होती है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम क्या होता है? आपको पता है प्रोग्रेसिव क्लासरूम में क्या होता है कि जो लर्निंग है वो टीचर्स के द्वारा दिया नहीं जाता है कि बच्चे को ज्ञान दिया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, बल्कि यहाँ पे बालक खुद अपने एक्सपीरियंसेस से, एक्टिविटीज़ के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। और ये जो थ्योरी होती है इसको कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद कहा जाता है। आइए क्वेश्चन देखते हैं, प्रगतिशील कक्षा में अधिगम क्या होता है? प्रगतिशील कक्षा में अधिगम का निर्माण सक्रिय रूप से छात्रों द्वारा स्वयं किया जाता है, बात तो ठीक लग रही है, शिक्षक द्वारा निर्देशित किया जाता है और छात्र उसी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। नहीं, छात्र, यहाँ पे छात्र निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं होते। जहां भी बच्चा पैसिव होगा ऑप्शन गलत हो जाएगा, बच्चा क्या होगा? सक्रिय प्राप्तकर्ता होगा, एक्टिव होकर के बच्चा सीखेगा। जब तक बच्चा एक्टिव नहीं है, चाहे जितने जतन कर लो, बच्चे को सिखा नहीं पाओगे। तो निष्क्रिय जहां जहां मिले तुरंत इसको हटा देना। उद्दीपन और प्रतिक्रिया के युग्म और अनुबंधन से होता है।
नहीं नहीं, इसकी बात पावलोव करेंगे, जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी वो करेंगे इसकी बात। ठीक है, ये भी आपका रचनावाद में नहीं आता है। ठीक है, ये रचनावादी नहीं है, ये पावलोव आपके व्यवहारवादी हैं। अधिगम तब होता है जब छात्रों को सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है। बात तो ठीक है, लेकिन ये आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन में नहीं आता है। इसकी बात स्किनर करेंगे, जिन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। ठीक है, जो कि व्यवहारवादी है, रचनावादी नहीं है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा ऑप्शन फर्स्ट राइट है कि प्रगतिशील कक्षा में अधिगम जो है, अधिगम का निर्माण सक्रिय रूप से छात्रों द्वारा स्वयं किया जाता है, जहां बच्चा खुद एक्टिव होता है चीजों को करने के लिए, खुद एक्टिव है, खुद सक्रिय है, और उसके द्वारा ज्ञान का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि प्रगतिशील कक्षा में होता क्या है कि छात्र यहाँ पे एक एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है, सक्रिय होकर के उसमें भागीदारी निभाता है। टीचर यहाँ पे सिर्फ एक फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है, ज्ञान देने वाला नहीं होता। ठीक है, और यहाँ पे प्रोग्रेसिव क्लासरूम में जो लर्निंग है वो एक्सपीरियंशियल होती है, यानी कि अनुभव पर आधारित होती है। बच्चा अपना एक्सपीरियंस से सीखता है और एक दूसरे के साथ बैठ करके सीखता है। यहाँ पे क्वेश्चंस पूछने की आज़ादी होती है, बच्चा एक्सप्लोर करता है और उसको अपने विचार रखने की, अपनी बात रखने की पूरी आज़ादी होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट वन दिस क्वेश्चन। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न लीजिए भाई, बड़ा प्यारा प्रश्न है। कहता है हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सी धारणा को चुनौती दी, यानी कि इसमें से कौन सी बात है जिसका उन्होंने खंडन किया, जिसको तोड़ा। ठीक है, तो कौन सी बात है, किसको चुनौती दी, किसको चैलेंज किया। बुद्धि पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है, या बुद्धि एक व्यापक अवधारणा है जो एकात्मक नहीं है। बुद्धि कई प्रकार की होती है, या व्यक्तियों के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। किस बात का उन्होंने खंडन किया, तो हार्वर्ड गार्डनर ने खंडन किया था कि बुद्धि पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है। भाई जैसा कि जो लोग पहले कहते थे कि बुद्धि जो है वो एक ही प्रकार की होती है, जिसे केवल आईक्यू के माध्यम से मापा भी जा सकता है और ये जन्म से तय होती है, निश्चित होती है, फिक्स्ड होती है, इस बात का इन्होंने खंडन किया था। इस बात को इन्होंने चुनौती दी थी, क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर का कहना था कि जो बुद्धि है वो प्री डिटरमाइंड नहीं होती है, पहले से निर्धारित नहीं होती, पहले से फिक्स्ड नहीं होती है, बल्कि ये अलग अलग रूप में डेवलप होती है। हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की बुद्धि का मिश्रण होता है। जैसे गार्डनर ने जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी, उसमें उन्होंने बताया, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बताई, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस बताई, म्यूजिकल इंटेलिजेंस बताई, बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस बताया था, और स्पेशियल बताया, इंटरपर्सनल बताया, इंट्रापर्सनल बताया, नेचुरलिस्टिक बताया। तो ये 8 प्रकार की बुद्धि उन्होंने दी थी। ठीक है, तो इस बात को उन्होंने चुनौती दी। बुद्धि एक व्यापक अवधारणा है जो एकात्मक नहीं है, और ये गार्डनर की मान्यता है। गार्डनर ऐसा ही मानते हैं कि बुद्धि एक व्यापक अवधारणा है, ये एकात्मक नहीं है। उन्होंने इसे चुनौती नहीं दी, बल्कि इसको स्वीकार किया था। ठीक है, बुद्धि कई प्रकार की होती है, ये गार्डनर का ही सिद्धांत है और इसको उन्होंने स्वीकार किया। व्यक्तियों के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है, ये भी गार्डनर के सिद्धांत का ही एक हिस्सा है और ये विरोध नहीं है। विरोध क्या है कि बुद्धि पहले से निर्धारित होती है, फिक्स्ड होती है, इस बात का उन्होंने खंडन किया था। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि बुद्धि एक ही प्रकार की होती है, जन्म से निश्चित होती है, इस बात का खंडन किया। इन्होंने कहा कि बुद्धि बहुआयामी है, मल्टीपल है। ठीक है, और डेवलपेबल है, यानी कि इसको हम विकास कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन हार्वर्ड गार्डनर के ही सिद्धांत के हैं। अगला पॉइंट कहता है कि डैश वाले व्यक्ति उत्कृष्ट तर्क कौशल, अमूर्त विचार और पैटर्न के आधार पर अनुमान लगाने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। ऐसे कौन से व्यक्ति होते हैं, किन व्यक्तियों के अंदर ऐसी बुद्धि होती है जिनको जो एक्सीलेंट रीजनिंग स्किल जिनके अंदर होती है, बड़ा तर्क वितर्क बहुत अच्छे से कर पाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थॉट होता है, यानी कि इमेजिनेशंस में चीज़ों को समझ लेते हैं, कल्पना करके चीज़ों को समझ लेते हैं, और एंड द एबिलिटी टू इन्फर बेस्ड ऑन पैटर्न्स, और अनुमान लगाने की क्षमता जिनके अंदर बहुत अच्छी होती है, पैटर्न के आधार पर अनुमान लगा लेते हैं। तो ये इंटेलिजेंस किसके अंदर होती है, किसके अंदर, लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जिसके अंदर होती है, वो ये सब काम अच्छे से कर पाता है। तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता, जिसके अंतर्गत आपके गणितज्ञ आ जाते हैं, मैथमेटिशियन हो गए, साइंटिस्ट हो गए, इंजीनियर हो गए, कंप्यूटर प्रोग्रामर हो गए, इन सब में ये जो लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होती है बहुत अच्छी पाई जाती है।
और इनकी रीजनिंग बहुत अच्छी होती है, रीजनिंग स्किल अच्छी होती है, मैथ्स बहुत अच्छी होती है, ठीक है, और चीज़ों को बहुत जल्दी समझ लेते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। शारीरिक गति संवेदनात्मक, बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस किसके अंदर होती है? बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, जैसे आपके प्लेयर्स हो गए, खिलाड़ी हो गए, है ना, और डांसर हो गए, और ये अपनी बॉडी पर पूरा कंट्रोल बड़े अच्छे से कर पाते हैं, तो उनके अंदर होती है। अंतर व्यक्ति इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जिसके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है, वो दूसरे की भावनाओं को, उसके थॉट्स को, उसका उद्देश्य क्या है, इन सब चीज़ों को अच्छे से समझता है। जैसे टीचर्स हो गए, काउंसलर हो गए, ठीक है। और भाषाई बुद्धि जिसके अंदर होती है, वो शब्द भाषा का प्रयोग बहुत अच्छे ढंग से, सटीक ढंग से करता है, वो लिखता बहुत अच्छा है, भाषण बहुत अच्छा देगा। जैसे लेखक हो गए, कवि हो गए, नेता हो गए, वक्ता हो गए, बोलने वाले, इन सब के अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस अच्छी पाई जाती है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के साथ में हम चले जाएंगे। अगला प्रश्न लीजिए, बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, कहता है 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। लेवाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार स्ववाक, यानी कि जिसको उन्होंने सेल्फ टॉक कहा है, जिसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं, ये खुद से बात करना, जो हमारी सोच और व्यवहार को दिशा देती है, उसे डैश कहा जाता है तथा उसे डैश किया जाना चाहिए। लेवाइगोस्की कहते हैं जो बच्चे के अंदर प्राइवेट स्पीच होती है उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट स्पीच के माध्यम से बालक अपने काम को दिशा निर्देश देता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अगर खिलौना टूट गया है तो कहेंगे इसको ऐसे जोड़ेंगे, ये पहिया इधर लगा देंगे, ये गाड़ी का ये ट्रॉली पीछे जोड़ देंगे, फिर इसको ये सेट कर देंगे, आगे लाइट सेट कर देंगे, है ना। खिलौने को पूरा बिखेर लेता है, फिर इसको जोड़ता है, बोल बोल करके अपने काम को दिशा निर्देश दे रहा होता है। तो यहाँ पे लेवाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार जो ये प्राइवेट स्पीच है, ये हमारी सोच और व्यवहार को दिशा देती है। उसे इन्होंने निजी संवाद कहा है, यानी कि बच्चा अपने आप से खुद से बात करता है, और उसे डैश यानी कि प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बच्चे को इसके लिए हम डांटें नहीं, इसके लिए हम बच्चों को इनकरेज करें कि ये अच्छी चीज़, अगर बच्चा बोल बोल करके अपने काम को दिशा निर्देश दे रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, इतनी बात क्लियर, ठीक है। आत्मकेंद्रित ईगोसेंट्रिक होगा नहीं, इनकरेज्ड। निजी संवाद को हम हतोत्साहित करेंगे नहीं, हतोत्साहित यहाँ भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न लीजिए, कहता है कि माध्यमिक स्कूल में टीचर्स को लड़कों को भाषा पढ़ने की बजाय गणित और विज्ञान के विषयों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी कि जो माध्यमिक स्कूल हैं वहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो लड़के हैं उनको हम भाषा पढ़ने की बजाय, जैसे हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, ऐसी भाषाएं पढ़ने की बजाय हम उनसे क्या कहें कि तुम लड़के हो, भाषा ना पढ़ो, तुम गणित पर ध्यान दो, तुम साइंस पर ध्यान दो, तुम लड़के हो, ठीक है। इसके लिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। लड़कों में भाषा को पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, गलत बात है। ये सब जेंडर रूढ़िवादिता की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। दोनों ही ऑप्शंस गलत हैं कि इससे अगर हम सिर्फ लड़कों को ये कह रहे हैं कि तुम भाषा ना पढ़ो, तुम विज्ञान पढ़ो, साइंस पढ़ो, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें जो है आगे चल करके और ऊंचाई अच्छे लेवल पे जाना है, तो ये गलत बात है। क्योंकि एजुकेशन में क्या है कि कोई भी सब्जेक्ट किसी भी लिंग के आधार पर चयन नहीं होता कि हम लड़के हैं तो हम होम साइंस ही पढ़ेंगी, हम लड़के हैं तो हम साइंस और मैथ्स ही पढ़ेंगे। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है भाई, लड़के हों चाहे लड़कियां हों, दोनों ही भाषा भी पढ़ सकते हैं, दोनों ही गणित और विज्ञान भी पढ़ सकते हैं, सभी विषयों में कोई भी पढ़ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। और ये जो स्टेटमेंट है आपका, ये क्या है, ये जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रहा है, और ये जेंडर बायस का उदाहरण है कि आप सिर्फ लड़कों की बात कर रहे हैं, इसमें एक ही जेंडर की तरफ आप झुके हुए हैं, तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता किसी भी कंडीशन में। लड़कों में भाषा को पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, ये भी गलत है, क्योंकि भाषा सीखने की क्षमता सभी मनुष्य में, लड़का हो, लड़की हो, ट्रांसजेंडर हो, सब में समान रूप से इनेट होती है, जन्मजात होती है। कौन कहता जन्मजात नहीं होती? दोनों ऑप्शन गलत हैं, ए और आर दोनों ही यहाँ पे गलत हो जाते हैं। अगला प्रश्न, ये 14 नंबर क्वेश्चन भाई, बड़ा प्यारा प्रश्न है। मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए? किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। बच्चे की तैयारी के स्तर का पता लगाने के लिए इस उद्देश्य से किया जाना चाहिए कि भाई हमें ये तो पता चले मूल्यांकन से कि बच्चे की तैयारी क्या है, कितना सीखा, क्या नहीं सीखा, कौन सा सब्जेक्ट उसका अच्छा है, किस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, इसलिए तो हमें करना चाहिए, ठीक है। हमें बताना है कि किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए, इस उद्देश्य से किया जाना चाहिए
शिक्षण अधिगम पर मनन करने और उसमें संशोधन करने के लिए, इसलिए भी हमारा मूल्यांकन होना चाहिए भाई, कि जो भी हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है उस पर विचार विमर्श किया जाए, है ना, क्या सही सब्जेक्ट के लिए सही टीचिंग मेथड्स अपनाए जा रहे हैं, कहीं पर कोई बदलाव लाने की जरूरत तो नहीं, इसलिए मूल्यांकन करना चाहिए। इस उद्देश्य से भी किया जाना चाहिए। बच्चों में डर और सीखने का तनाव पैदा करने के लिए नहीं, इसलिए हम मूल्यांकन नहीं करेंगे कि हम मूल्यांकन कर लें फिर जिसके भी नंबर कम आए हम उसको डांटेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, है ना, इसलिए नहीं। बच्चों में तनाव पैदा करने के लिए, बच्चों में कंपटीशन बढ़ाने के लिए नहीं मूल्यांकन करना चाहिए कि देखो इसके 80% आए, तुम्हारे 75 क्यों रह गए, तुम्हारे 80 क्यों नहीं आए। इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए हम मूल्यांकन नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए ये बात बिल्कुल हमें सटीक लग रही है। बच्चों की शिक्षा का समर्थन और सुधार करने के लिए, ये बात तो ठीक है, इसलिए तो हम मूल्यांकन जरूर करेंगे कि बच्चों की शिक्षा का पता लगे, है ना, उसमें सुधार करने का मौका हमको मिलना चाहिए, ये चीज़ अच्छी है। गलत क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लीजिए। क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन, एक कक्षा परीक्षण के दौरान एक टीचर ने पाया कि अधिकांश छात्रों ने कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न का उत्तर गलत दिया है। शिक्षक को चाहिए कि वो क्या करे। पहले तो क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जो टीचर है ना वो एक क्लास टेस्ट ले रहा था। क्या ले रहा था? क्लास का टेस्ट। क्लास टेस्ट तो अक्सर होते ही रहते हैं, है ना, तो ये कोई तिमाही छिमाही नहीं होते। ये जब टीचर का मन होता है तो क्लास का टेस्ट ले लेता है कि देखें वो कि हमने जो समझाया है, पढ़ाया, बच्चों को कितना समझ में आया। तो टीचर क्या कर रहा है कि क्लास का टेस्ट ले रहा था एक दिन। क्लास टेस्ट के दौरान वो देखता है कि मोस्टली जो बच्चे हैं, जो हमने क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेस्ड दिए थे, ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चन दिए थे उनका आंसर मोस्टली बच्चों ने गलत कर दिया है। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं? ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर सिर्फ एक शब्द में नहीं कर सकते आप, जिनका आंसर एक शब्द में आप नहीं दे सकते, ठीक है, बल्कि उनका आंसर अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होता है कि आपने टॉपिक को कैसे समझा है, उसके आधार पर अपने विचार लिखने होते हैं, ठीक है। इस तरीके से बच्चों ने आंसर गलत कर दिया है। जैसे आप बच्चों से क्वेश्चन दे दिया आपने कि पौधे भोजन कैसे बनाते हैं। अब इसका एक लाइन में आंसर नहीं दिया जा सकता, एक शब्द में आंसर नहीं दिया जा सकता। इसका आंसर बच्चा तभी देगा जब वो जो फोटोसिंथेसिस है उसके प्रोसेस को उसने अच्छे से समझा होगा, तब वो उसका आंसर कर पाएगा। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उनका मोस्टली बच्चों ने आंसर गलत कर दिया है। तो वहाँ पे बच्चा क्या करेगा? टीचर को क्या करना चाहिए? जैसे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन एक और मान लीजिए, जैसे क्वेश्चन था कि अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण ना हो तो क्या होगा। एक शब्द में तो आंसर दे नहीं सकते। जब आपने इसके कॉन्सेप्ट को समझा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के कॉन्सेप्ट को समझा होगा, तभी तो आंसर दे पाओगे, है ना। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? बच्चों को डांटें और अधिक मेहनत करने को कहें? नहीं, डांटने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस के अधिकांश छात्रों ने आंसर गलत दिया है। कहीं ना कहीं गलती जो हुई है टीचर्स की भी हो सकती है। और आगे देखते हैं ऑप्शन क्या है। माता पिता को बुलाकर शिकायत करें कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे। कहाँ तक, कहाँ, किस किस के पेरेंट्स को बुलाओगे? विद्यार्थियों को प्रश्न के उत्तर कई बार लिखने को कहें। ये रट्टाफिकेशन नहीं हो जाएगा। छात्रों की सोच में वैचारिक चुनौतियों का पता लगाएं और उसके अनुसार पढ़ाएं। ये बात हमें ठीक लग रही है कि जो बच्चों की सोच है, उनके जो विचार हैं, कहाँ उनको दिक्कत आ रही है, ये जानना कि बच्चे कहाँ और क्यों गलत सोच रहे हैं, या कौन सी बात है, कौन सा ऐसा विचार है, कौन सा पॉइंट है जिसको वो ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं। हमें ये देखना होगा, ना कि हमें डांटेंगे, न कि उनको पेरेंट्स को बुलाते घूमेंगे या रट्टर लगाएंगे। नहीं, हमें ये देखना होगा कि आखिर बच्चे को कौन सी चीज़ समझ में नहीं आ रही है ना भाई। बच्चे के अंदर क्या मिसकॉन्सेप्शन हो गया है, वो किस तरीके से सोच रहा है, जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया है ना, उसमें कहाँ उसकी जो सोच है, समझ है, वो अधूरी रह गई। इन सब चीज़ों का हमें पता लगाना होगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। प्यारा सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं, बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए अगला प्रश्न 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन बहुत प्यारा है। कहता है कि समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सही है। समावेशी शिक्षा कौन? जिसमें सभी प्रकार के बच्चे एक छत के नीचे पढ़ते हैं, जिसमें समावेशी शिक्षा क्या कहती है? सबका साथ सबका विकास। हालांकि हमारे भारत सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन इसको हमने जोड़ दिया है समावेशी शिक्षा से, क्योंकि समावेशी शिक्षा भी यही करती है, सबको एक साथ पढ़ाती है, सबका विकास करने की सोचती है, करती भी है।
समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सही है? यह शिक्षा का वो तंत्र है जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले विद्यार्थी एक साथ पढ़ते हैं। बात तो बहुत ठीक लिखी है भाई, चाहे कोई विकलांग हो या सामान्य बच्चा हो, प्रतिभाशाली हो, मंदबुद्धि हो, सब एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, यानी सभी बच्चों के लिए समान सीखने के अवसर यहाँ पे हैं। वेरी गुड। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाता है। इसमें बहिष्करण, भेदभाव, भागीदारी और सीखने में अन्य बाधाओं को दूर करते हुए सभी विद्यार्थियों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाता है। बहुत अच्छी बात है भाई। समावेशी शिक्षा का तो उद्देश्य ही यही है कि यहाँ पे हमें भेदभाव को खत्म करना है, बढ़ावा नहीं देना है। बहिष्करण हो गया या भागीदारी, हर बच्चा पार्टिसिपेट कर पाए, हर बच्चा अपने आप को वहाँ पे समझ पाए कि हाँ हमारी भी यहाँ पे वैल्यू है, हमारा भी हमें भी यहाँ पे इम्पोर्टेंस मिलता है। ठीक है, बाकी जो बाधाएं हैं उन्हें दूर करते हुए, ठीक है, जो भी सीखने में आने वाली बाधाएं हैं सबको दूर करते हुए हर बच्चे की भागीदारी को यहाँ पे स्वीकार किया जाता है। इसमें बच्चों और वयस्कों के बीच के अंतर को सीखने में बाधक के रूप में समझा जाता नहीं। देखिए, समावेशी शिक्षा में चाहे बच्चा हो और वयस्क, इनके बीच जो अंतर होता है उसको बाधक नहीं बल्कि उसको स्वीकार किया जाता है, उसको सकारात्मक तरीके से देखा जाता है कि जो बच्चे हैं वो वयस्क से या अपने सीनियर से बेहतर तरीके से सीख पाएंगे, उनको सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान ये दिया जाता है कि जो बच्चा जैसा छात्र है उसको उसकी आवश्यकता के हिसाब से शिक्षण करवाया जाता है, टीचिंग करवाई जाती है, अंतर को बाधक नहीं समझा जाता। ये काट दो, बाकी एक और दो ऑप्शन सही हैं आपके। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है एक शिक्षिका को विविध बच्चों की कक्षा में जिसमें हाशिए पर समुदाय से आने वाले बच्चे भी शामिल हैं क्या करना चाहिए? आपकी क्लास में जो बच्चे हैं वो अलग अलग धर्म, जाति, समुदाय के हो सकते हैं। देखिए, हाशिए पर समुदाय से आने वाले बच्चे भी हैं, अलग अलग तरीके से सीखने वाले बच्चे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नज़रअंदाज कर देंगे? नहीं, हम ये जो इंडिविजुअल डिफरेंस है इसको इग्नोर नहीं करेंगे, बल्कि जो बच्चा जैसा है उसको उसके हिसाब से सिखाएंगे भाई। जो जिस भाषा में समझेगा, कोई मातृभाषा में समझ रहा है, जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में सिखाएंगे, जिसकी जैसी आवश्यकता है उसके हिसाब से सिखाएंगे, जो जैसी जिसमें इंटरेस्ट है उसके हिसाब से सिखाएंगे भाई। ठीक है, तो हर बच्चा अपनी एक अलग और विशेष पहचान रखता है, हर बच्चा यूनिक है। क्या है? हर बच्चा यूनिक है। किसी की भाषा अलग है, किसी का धर्म या संस्कृति अलग है, किसी के सीखने की स्पीड बहुत अच्छी है, कोई जल्दी सीखता है, कोई धीरे धीरे सीखता है। तो यहाँ पे व्यक्तिगत विभिन्नताओं को इग्नोर न करके हम उसको पॉजिटिव वे में देखेंगे, जो जैसे सीखेगा उसको सिखाएंगे। क्या करना चाहिए? व्यक्तिगत भिन्नता को नजरअंदाज करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सभी सांस्कृतिक भिन्नताएं मिटाने के लिए काम करना चाहिए। सांस्कृतिक भिन्नता, यही तो हमारे देश की क्या है? सुंदरता है। ये जो सांस्कृतिक भिन्नताएं हैं, अलग अलग प्रकार के धर्म, जाति, समुदाय, ये जो सभ्यता, संस्कृति है, इसको क्या करेंगे? मिटाना है? नहीं, ये भिन्नताओं को मिटाना नहीं है, इसको समझना है, इसको स्वीकार करना है, इसको गले लगाना है भाई। भिन्नता का मतलब, जैसे कोई बच्चा अगर आर्ट में अच्छा है, किसी को आर्ट बहुत सुंदर आती है, कोई मैथ्स में अच्छा है, किसी का स्पोर्ट्स बहुत अच्छा है ना, और सबकी अपनी अलग अलग पहचान है। हम इसको मिटाएंगे नहीं, ये भी बात आपकी गलत है, क्योंकि भिन्नता कोई कमी नहीं है। मानना चाहिए कि भिन्नताएं कमियां नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है भाई, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि भिन्नता कोई कमी नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेंथ है, एक पावर है, एक शक्ति है भाई। आपकी क्लास में जो बच्चा ग्रामीण क्षेत्र से आया है उसको खेती बाड़ी की बहुत अच्छी जानकारी होगी, है ना, तो ये उसका अनुभव है, उसकी कोई कमजोरी तो है नहीं, उसका एक्सपीरियंस है भाई। वो गांव से आया है, देहात से आया है, तो उसको खेती बाड़ी की बहुत अच्छी जानकारी होगी। कोई बच्चा शहर से पढ़ने आया है, उसको वहाँ के उद्योग धंधों के बारे में, बिजनेस के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान होगा। तो ये उसकी कोई कमी नहीं है, ये उसका अनुभव है ना। एक मान लीजिए कोई अगर आपकी क्लास में कोई विकलांग बच्चा बैठा है, तो उसको, जो विकलांग लोग होते हैं वो दिमाग बहुत चलाते हैं, तो हो सकता है कि वो उसकी टेक्निकल चीज़ों को बहुत अच्छे से पकड़ता हो, तो ये तो उसकी क्षमता है, कोई उसकी कमी थोड़ना है। एक अलग भाषा बोलने वाला बच्चा 2 भाषाओं को समझ सकता है, ये उसकी एक एक्स्ट्रा उसकी एबिलिटी हो जाएगी। तो मानना चाहिए भिन्नताएं कोई कमियां नहीं है, भिन्नता क्या है? एक स्ट्रेंथ है, एक पावर है, एक अच्छी चीज़ है। और फिर कहता है उन बच्चों को पहचान कर केवल उन्हीं पर ध्यान देना चाहिए जो सीख सकते हैं। नहीं, हमें सबको सिखाना है, ये तो भेदभावपूर्ण आपका दृष्टिकोण हो जाएगा, ये गलत बात है। ऑप्शन सी राइट हो जाता है और हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन कहता है कौन सी पद्धति
एक समावेशी कक्षा में बच्चों के सीखने में सहायक होगी। समावेशी कक्षा में सीखने में कौन सी चीज़ सहायक होगी? भाई समावेशी कक्षा की ही तो बात हो रही थी पीछे अभी, जहाँ पे सभी प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं, है ना। तो क्या यहाँ पे आप कॉम्पिटिटिव एथोस को बढ़ाएंगे या सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ाएंगे, कोलैबोरेटिव लर्निंग को बढ़ाएंगे, या स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन देंगे, या फिर सख्त मूल्यांकन प्रणाली रिजिड असेसमेंट स्ट्रेटजीज फॉलो करेंगे? प्यारे दोस्तों देखिएगा, जो समावेशी कक्षा होती है यहाँ पे हर तरीके के बच्चे, ठीक है, तो और एक दूसरे के साथ मिल करके सहयोग करके सीखते हैं। तो समावेशी कक्षा में बच्चों के सीखने में कौन सी चीज़ सहायक है? सहयोगात्मक अधिगम, जहाँ बच्चा ग्रुप में सीख रहे हैं, दो दो के जोड़े में सीख रहे हैं, ठीक है। हम बच्चों के अंदर कंपटीशन नहीं बढ़ाएंगे, है ना। कंपटीशन से बच्चा दबाव में आ जाता है। यहाँ बच्चा क्या करेगा? ग्रुप में सीखेगा, एक दूसरे के साथ मिलकर के सीखेगा, किसी प्रोजेक्ट पर मिलकर के काम करेगा, ठीक है। मानकीकृत निर्देश, ये तो एक ही तरह की शिक्षा सबके लिए लागू करना हो गया, है ना। यहाँ पे अगर हम एक ही तरह की चीज़ें सबके लिए लागू कर देंगे तो जो भिन्नता है फिर वो नज़रअंदाज हो जाएगी, कि जो किसी बच्चे की अलग प्रकार की आवश्यकता है, किसी का इंटरेस्ट अलग है, तो फिर वो चीज़ें ध्यान से हट जाएंगी। तो हमें एक ही तरीके का पाठ्यक्रम सब पर लागू नहीं करना है। सख्त मूल्यांकन प्रणाली भी हम नहीं अपनाएंगे, ठीक है। रिजिड भी नेगेटिव है। क्या बढ़ाएंगे हम सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देंगे। ऑप्शन बी इज द राइट वन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न नीचे कहता है, निम्न में से कौन से शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान एक विद्यार्थी जिसे गतिमान दिव्यांगता है की जरूरतों के अनुकूल उपयुक्त समायोजन क्या है? समझिए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसको दिक्कत क्या है? दिक्कत है उसको लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ की, ठीक है। यानी ऐसे बालक जिसको चलने फिरने में दिक्कत है, उठने बैठने में दिक्कत है, फिजिकल एक्टिविटीज़ में दिक्कत है, तो ऐसे बच्चों के लिए जो क्लासरूम है या जो स्कूल है वहाँ पे जो शिक्षा से संबंधित जो चीज़ें हैं वो उसके अनुकूल होनी चाहिए। बाधा मुक्त वातावरण को सुनिश्चित करना होना चाहिए। बात बिल्कुल ठीक है कि जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिस बच्चे को है, तो इसकी जो क्लास होनी चाहिए वो कहाँ होनी चाहिए? इसकी क्लास नीचे होनी चाहिए, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे होनी चाहिए, जहाँ बच्चा आराम से क्लास में जा सके, सीढ़ियाँ ना हो जिससे उसको दिक्कत हो, है ना। तो ऐसी चीज़ें जिसको उसको आने जाने में दिक्कत हो, वहाँ पे ऐसी समस्या नहीं होनी चाहिए। और दरवाजे आपके थोड़ा बढ़िया होने चाहिए, खुले होने चाहिए, उसके लिए आने जाने में उसको दिक्कत ना हो। बैठने के लिए सीट उसके लिए अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। मेज कुर्सी को कम प्रतिबंधात्मक तरीके से रखकर आने जाने को सुगम बनाइए भाई, है ना। जो क्लास में आपका फर्नीचर लगा है वो इस प्रकार से रखा हो कि बच्चा फ्री यानी कि स्वतंत्र होकर के कहीं भी घूम सके आराम से क्लास में। और इससे क्या होगा कि उसको एक पॉजिटिव फील आएगा वहाँ पे कि भाई उसके अकॉर्डिंग चीज़ें हैं। मूल्यांकन की विविध पद्धतियों का प्रयोग, ये भी बात ठीक है कि जो ऐसे बच्चे हैं उनके लिए ऐसा नहीं कि आप एक ही तरीका सबके लिए अप्लाई कर रहे हैं, सबसे एक ही क्वेश्चन पेपर से सबका टेस्ट ले रहे हैं। जो बच्चा जैसा है आप उसे ओरल टेस्ट ले सकते हैं, प्रोजेक्ट उससे करवा सकते हैं, और अलग अलग तरीके से आप बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है। तो कई तरीके आप अपना सकते हैं। सारे ही ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक कौन से हैं? क्रिएटिविटी का क्या संकेत है इसमें? देखिएगा भाई, क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है कि जहां बच्चे के अंदर नए नए विचार आए, मौलिक विचार आए, अच्छे विचार आए, बच्चा नए विचारों को क्रिएट कर पाए, है ना। एक प्रॉब्लम को कई तरीके से सोच रहा हो, जिस पर एक प्रॉब्लम को कई तरीके से हल करने की क्षमता रखता हो बच्चा। तो रचनात्मक व्यक्ति हमेशा कुछ नया सोचता है, प्रयोग करता रहता है, ठीक है। आइए इसके ऑप्शंस देखते हैं, क्या है ऑप्शंस के। रचनात्मकता के विशिष्ट संकेत क्या है? बार बार अभ्यास की आवश्यकता नहीं, जो क्रिएटिव बच्चा है उसको बार बार अभ्यास करने की आवश्यकता ही नहीं होती। ये तो रटिफिकेशन की बात हो जाएगी। क्रिएटिव बच्चा जो है वो एक बार चीज़ों को समझ लेता है और फिर उसको हमेशा के लिए अपने माइंड में रख लेता है। ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ होते हैं? नहीं, ध्यान केंद्रित करने में ये असमर्थ नहीं होते हैं, ठीक है। जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं, ये बात सही। जो क्रिएटिव बच्चा है वो जोखिम उठाने को तैयार रहता है, जोखिम लेने वाला होता है, चीज़ों को नई तरीके से करने का रिस्क लेता है, ठीक है।
इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि आप एक प्रॉब्लम को एक ही तरीके से हल नहीं कर रहे हो, उसको अलग अलग तरीके से हल करके देख रहे हो, एक ही समस्या को कई पर्सपेक्टिव से देखने की क्षमता इनके अंदर होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होता है, जैसी कंडीशन जैसी सिचुएशन उसमें अपने आप को ये ढालने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बोरियत के लिए असही से होता है इनटॉलरेंस फॉर बोर्डम, इसका मतलब क्या होता है कि जो क्रिएटिव बच्चे हैं वो जल्दी बोर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग बहुत तेज होता है, बहुत क्रिएटिव होते हैं, तो हर समय कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं। क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, एक टॉपिक है, उसको पढ़ा दिया, अब इनको तो समझ में आ गया, लेकिन जो एवरेज बच्चे हैं या थोड़ा डाउन क्वालिटी के बच्चे हैं, यानी कि पढ़ने लिखने में, तो उनको समझ में नहीं आया। अब टीचर जब दोबारा चीज़ों को समझाएगा तो इनको बड़ा बोरियत फील होगी कि यार हमारे तो समझ में आ गया है, अब यार ये बोर लग रहा है हमको, है ना, तो ये बड़ा जल्दी बोरियत फील करते हैं। ऑप्शन इसमें आपका जोखिम उठाना, लचीलेपन, बोरियत के लिए ऐसे होता है, ये राइट हो जाएगा। ये रचनात्मकता के विशिष्ट संकेत हैं, यानी कि 3, 4, 5 राइट हो जाएगा, 3, 4, 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, इनको बार बार अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती, ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ भी ये नहीं होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ता है, 21 नंबर क्वेश्चन लीजिए भाई। एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में टीचर को डैश और सामूहिक कार्य को सुगम बनाने के लिए मेज और कुर्सी ऐसी होनी चाहिए डैश। कैसी होनी चाहिए भाई? सामाजिक रचनात्मक क्लासरूम है, यानी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम वो होती है जहां बालक एक दूसरे से सहयोग करके सीख सके, ग्रुप में सीख सके, एक दूसरे से इंटरेक्ट करके सीख सके, अपने विचार रख सके, दूसरे के विचारों को सुन सके। ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम जहां टीचर सिर्फ एक फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे शिक्षक को क्या होना चाहिए? शिक्षक को एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में शिक्षक को क्या होना चाहिए? गतिशील होना चाहिए। शिक्षक को गतिशील होना चाहिए, मतलब टीचर लचीला होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, जैसी सिचुएशन कंडीशन है उसके अनुसार बदलने वाला होना चाहिए। ठीक है, वो बच्चों की सोच और जो भी क्लास में अगर कोई डिस्कशन हो रहा है, डिबेट्स हो रही है, ग्रुप एक्टिविटीज हो रही है, उसके अनुसार अपनी भूमिका निभाए, अपने रोल को चेंज भी करे, वो यहाँ पे टीचर होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए। ठीक है, और सामूहिक कार्य को सुगम बनाने के लिए मेज और कुर्सी ऐसी हो जिन्हें हम समय समय पर खिसका सकें। ऐसे ना हो कि सब लाइन से एकदम कतई फिक्स कर दी आपने। अब अगर कोई ग्रुप एक्टिविटी करानी तो कहाँ बैठाओगे भैया? क्लास में आपने कुर्सियां तो सब फिट करती हैं एक जगह, अब ग्रुप एक्टिविटी कहाँ होगी? 4-4 बच्चे एक साथ बैठाने हैं, 2-2 बच्चे एक साथ बैठाने, कहाँ बैठाओगे? तो हमें कुर्सी में ऐसी दिखनी चाहिए कि जरूरत पड़े तो उनको किनारे भी कर सकें और एक स्पेस बना सकें जहाँ सारे बच्चे बैठ सकें ग्रुप में। ठीक है, तो खिसकने वाली होनी चाहिए। बात बिल्कुल ठीक है। टीचर गतिशील हो, कुर्सियाँ एक जगह पर फिक्स्ड नहीं होनी चाहिए। टीचर तानाशाह होना चाहिए क्या? नहीं, तानाशाह मतलब जो डंडे के बल पर काम कराए, जो अपना हुक्म चलाए, जो दूसरों की राय को ना सुने, यानी जो चाहता है कि सब वही करें जो वो चाहे, है ना। तो तानाशाही यहाँ पे नहीं होनी चाहिए भाई, और तानाशाह यहाँ भी नहीं होना चाहिए, यहाँ भी नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। टीचर कैसा हो? गतिशील होना चाहिए टीचर। यहाँ पे क्या लिखा है? मोबाइल गतिशील, वो हटा दो, टीचर यहाँ पे गतिशील होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए, क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कहता है अधिगम को केवल सीखने में स्थायी और मापा जा सकने वाला बदलाव देखना समस्यात्मक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से समझिएगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये सोचें कि लर्निंग सिर्फ एक परिवर्तन है जिसे हम बाहर से देख सकते हैं और माप तोल सकते हैं, जैसे हमने बच्चों से एग्ज़ाम ले लिया, टेस्ट ले लिया, है ना, और हम ये देख रहे हैं कि इसके 80% आए हैं, इसके 90% आए हैं, और सिर्फ इतना ही समझें कि बस यही अधिगम है, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक है। क्या है? प्रॉब्लमेटिक है, ये एक समस्यात्मक चीज़ है, क्योंकि इससे क्या है कि हम बच्चे की पूरी अधिगम को नहीं माप तोल सकते, क्योंकि जो लर्निंग है वो सिर्फ दिखाई देने वाली चीज़ नहीं है। भाई हम कैसे देख पाएंगे कि बच्चे ने कितना सीखा? दिखाई देने वाला बिहेवियर नहीं है, बल्कि उसके पीछे चलने वाली जो मेंटल प्रोसेस है वो भी तो इसमें इंक्लूड है कि भाई बच्चे ने सीख लिया, अब उससे उसका कितना सोचने का प्रोसेस कितना बढ़ा, चीज़ों को वो समझता कैसे है, एनालिसिस करने की क्षमता कितनी बढ़ी, डिसीजंस लेने की क्षमता उसकी कितनी बढ़ी। क्या इनको हम नाप तोल सकते हैं? नहीं नाप तोल सकते। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है जो कि बिल्कुल ठीक है।
सही है ऑप्शन। सीखना एक जटिल प्रोसेस है भाई, इसको हम केवल यही मान लें कि ये केवल सीखने में स्थायी और मापा जा सकने वाला है, नहीं, ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। लर्निंग तो एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है यार। क्या है? कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है जिसमें आंतरिक रूप से होने वाली प्रक्रियाएं भी शामिल हैं, यानी कि सीखना अधिगम केवल एक्शन नहीं है, बल्कि सोचना, समझना, एनालिसिस करना और अनुभव करने की कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। आंतरिक प्रक्रियाएं क्या होती हैं? आंतरिक रूप से होने वाली प्रक्रियाएं हैं। आंतरिक प्रक्रिया मतलब वो मानसिक क्रियाएं जो दिमाग के अंदर होती हैं, हमें बाहर से नहीं दिखाई देती, लेकिन वो सीखने की असली नींव वही है। ठीक है, जैसे बच्चा किसी सवाल पर कैसे सोच रहा है, या कोई मिस्टेक हुई उस पर कैसे विचार कर रहा है, ठीक है, और कोई अगर कहानी कही गई तो उसका क्या निष्कर्ष निकाल रहा है, या अपनी गलती से आगे सीखने के लिए क्या स्ट्रेटजी वो बना रहा है, ये सब सीखने की प्रक्रियाएं होती हैं। इनका मापन पॉसिबल है ही नहीं भाई, इसलिए ए और आर दोनों सही हैं। आर एक यहाँ पे सही व्याख्या भी कर रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 23 लीजिए आप। क्वेश्चन कहता है अनुभवात्मक अधिगम किस पर जोर डालता है? जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग स्ट्रेस होता है, ये अनुभवात्मक अधिगम मतलब अनुभव पर आधारित अधिगम, जहां बच्चा अनुभव के माध्यम से सीखता है, या लर्निंग बाय डूइंग, जहां बच्चा करके सीखता है। ठीक है, तो इसमें सीखने में पुनर्बलन की भूमिका होती है। देखिए, सीखने में पुनर्बलन की जो भूमिका है, ये व्यवहारवादियों का पॉइंट है, जहां वो कहते हैं कि पुरस्कार या दंड से अधिगम होता है, कि अगर बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसको कह दो गुड बॉय, गुड गर्ल, बहुत अच्छा, या जो है निगेटिव रीइंफोर्समेंट, उसको डर के भय से आप डरा रहे हो, या डंडे के बल से उसको पढ़ा रहे हो, तो ये सब चीज़ें पुनर्बलन में आती हैं, जो कि गलत है। और यहाँ अनुभवात्मक के अनुसार ये नहीं सही होगा। करके सीखने को यहाँ पे बहुत महत्व दिया जाता है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में। ठीक है, जहाँ बच्चा करके सीखता है, अपने अनुभव से सीखता है, बच्चा वही सीखता है जो वो करता है ना। सीखना एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है, ये भी पॉइंट हमारा गलत है, क्योंकि अनुभवात्मक अधिगम में होता क्या है कि जो लर्निंग है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, कोई प्रोडक्ट नहीं है। और वेधन और यांत्रिक अभ्यास है, ये भी रट्टाफिकेशन पर जोर देता है, अनुभव पर नहीं, इसलिए करके सीखने को इंपॉर्टेंस देता है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। ठीक है, अनुभव पर आधारित अधिगम। अगला क्वेश्चन कहता है जब छात्र स्कूल की अपेक्षाओं के अनुसार प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं होते हैं, जो स्कूल चाहता है वैसा बच्चा नहीं कर पा रहा है, जैसा रिजल्ट स्कूल चाह रहा है बच्चे वैसा रिजल्ट नहीं ला पा रहे हैं। ठीक है, तो स्कूलों को सबसे पहले निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। किस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि भाई बच्चे जो हैं स्कूल के हिसाब से नंबर नहीं ला पा रहे हैं। बच्चों में कमी की मतलब बच्चों में कमी है, बस ये कह देना चाहिए कि हमारा रिजल्ट स्कूल का अच्छा नहीं आ रहा है, हाई स्कूल में ज़्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं, इंटर में बच्चे ज़्यादा फेल हो रहे हैं, तो ये बच्चों की कमी है। क्या ये कह देना चाहिए? नहीं, अपने अंदर भी तो देखो। माता पिता की आर्थिक पृष्ठभूमि पर कि मतलब जो है इनका घर का कंडीशन अच्छी नहीं है, बैकग्राउंड, इकोनॉमिक बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, इसलिए बच्चे नंबर कम ला रहे हैं? नहीं। माता पिता की सामाजिक पृष्ठभूमि, सामाजिक बैकग्राउंड से क्या लेना देना है? कोई बच्चा किसी भी समाज से आया हो, आपको पढ़ाना है, सिखाना है बच्चे को, गलत ऑप्शन है। स्कूल और कक्षा का वातावरण और लोकाचार पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर जो बच्चे हैं वो हमारी अपेक्षाओं पर खरे क्यों नहीं उतर रहे हैं, अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, कहीं हमारे सिलेबस में दिक्कत तो नहीं, हमारे पढ़ाने के तरीके में दिक्कत तो नहीं, हम सही टीचिंग मेथड अपना रहे हैं कि नहीं अपना रहे हैं, हम सही प्रोजेक्ट करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं, ठीक है, सही एक्टिविटीज़ हो पा रही हैं कि नहीं हो पा रही हैं, बच्चा सीख पा रहा है कि नहीं, इन सब चीज़ों पर ध्यान दो भैया। ऐसा नहीं हम तुम ये सिर्फ ये कह दो कि ये बच्चा, इसकी आर्थिक कंडीशन, बच्चा गरीब है इसलिए फेल हो गया, या इस बैकग्राउंड से, इस समाज से आता है इसलिए फेल हो गया, ये नहीं। लोकाचार पर ध्यान दो। लोकाचार यानी स्कूल के माहौल पर ध्यान दो भैया, है ना, कि बच्चे एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, एक दूसरे से ग्रुप में सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, टीचर्स बच्चों से कैसे बात करते हैं, है ना, और इन सब चीज़ों पर ध्यान आपको देना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 25 है आपके सामने, जो कहता है इसमें से कौन सा समस्या समाधान में स्वानुभाविकता के प्रयोग का वर्णन करता है। स्वानुभाविकता के प्रयोग का मतलब ये होता है कि जहाँ बालक जो है, कोई भी विद्यार्थी, कोई बालक है, उसके सामने जब कोई नई समस्या आती है तो उसको हल करने की कोशिश करता है, तब वो अपना ध्यान उन पुराने उसी तरीके के क्वेश्चन पर, उसी
तरीके के प्रॉब्लम पर लगा देता है, जो नई प्रॉब्लम जो उसके सामने आई है वैसी ही प्रॉब्लम जो उसने पहले हल की थी, या जो नया सवाल उसके सामने आया है उसी तरीके का जो उसने पहले सवाल लगाया था उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर देता है, कंसंट्रेट हो जाता है कि ये जो नया सवाल है ये उसी से मिलता जुलता है, और फिर उसी के बेस पे वो नए सवाल को हल करने की कोशिश करता है। यानी कि नई समस्या आने पर पुराना अनुभव याद करके वैसा ही तरीका यहां भी अपनाने लगता है। इसको कहते हैं ह्यूरिस्टिक थिंकिंग या फिर अनुभव पर आधारित सोच। इसमें ऑप्शन आपका डी राइट होगा कि विद्यार्थी अपनी खोज को उन स्थितियों के समाधान के लिए सीमित कर देता है जिनमें कुछ ऐसी स्थिति है जिसका आप वर्तमान में सामना कर रहे हैं। तो अपनी खोज को सीमित कर देता है। क्या करता है? अपनी खोज को सीमित कर देता है, मतलब जो उससे उसकी जो नई सिचुएशन है और उससे मिलती जुलती जो पुरानी सिचुएशन है उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर देता है। वर्तमान जैसी स्थिति, क्या कह रहा है कि जिनमें कुछ ऐसी स्थिति है जिसका आप वर्तमान में सामना कर रहे हैं, यानी कि वर्तमान जैसी स्थिति वो समस्या जिससे पहले भी सामना हुआ हो या जिसका उसे पहले से एक्सपीरियंस है। तो ह्यूरिस्टिक तरीका मतलब पुराना अनुभव लेकर नई समस्या को सुलझा देना। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, अब जैसे हम इसके जो बाकी ऑप्शंस हैं, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया निर्धारित करना, ये आपका एल्गोरिथमिक अप्रोच कहलाता है, ना कि ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक उपलक्ष्य को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो जब हम प्रॉब्लम को उपलक्ष्य में बांट देते हैं, जिसको मीन्स एंड एनालिसिस की प्रक्रिया भी कहते हैं, ह्यूरिस्टिक नहीं है ये। छात्र लक्ष्य से शुरू करते हैं और अनसुलझी प्रारंभिक समस्या पर वापस जाते हैं, इसको वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रेटजी कहा जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी कार्यनीति एक टीचर को विद्यार्थियों में संवेगात्मक आत्म नियमनता को प्रोत्साहित नहीं करेगी। इसमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो बच्चे को इमोशनल अपनी जो भावनाएं हैं उन पर कंट्रोल करना नहीं सिखाती है। ठीक है, या बच्चों की इमोशंस को कंट्रोल करने पर बल नहीं देता है पॉइंट, ऐसा कौन सा पॉइंट है देखिएगा जहां बच्चा अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर पाए। विद्यार्थियों को अपनी भावनाएं पहचानने और उनको अभिव्यक्त करने में हेल्प करना, ये अच्छी बात है। ये क्या है कि इससे बच्चा अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखेगा। इसका मतलब क्या है? ये कह रहा है कि टीचर को बच्चों की हेल्प करनी चाहिए ताकि वो समझ सकें कि वो कब कैसी भावना महसूस कर रहे हैं, उनके अंदर क्या इमोशंस आ रहे हैं, वो अपने इमोशंस को पहचानें और उस इमोशन को सही तरीके से दूसरे के सामने प्रकट भी करें। यानी कि बच्चा अपने इमोशंस को समझे और फिर उन पर कंट्रोल करना सीखे। ठीक है, पहचानने का मतलब यहाँ पे क्या है? पहचानने का मतलब ये है कि जैसे मैं इस समय क्या महसूस कर रहा हूँ, मेरे अंदर खुशी है, मैं गुस्सा है, या मेरे अंदर डर है, या शर्म है, या मैं उदास हूँ, या मेरे अंदर उत्साह है, ये सब चीज़ें है ना। ये अगर बच्चा पहचान लेगा कि मेरे अंदर क्या इमोशन है तो बच्चा उसको प्रकट भी कर पाएगा, अभिव्यक्त कर पाएगा। जैसे बच्चा कह पाएगा कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे डर लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। इसका अगर बच्चा ऐसा बोल देता है कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे डर लग रहा है, इसका मतलब है कि बालक अपनी भावनाओं को पहचानने लगा है। ये अच्छी चीज़ है, इससे बच्चा इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन उसके अंदर डेवलप होगा। लेकिन कौन सी चीज़ प्रोत्साहित नहीं करेगी, हमें वो ढूंढना है। ठीक है, संवेगों से जूझने की नीतियों पर चर्चा करना, ये तो अच्छी चीज़ है। इससे बच्चा इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन सीखेगा कि कैसे हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। इस पर भाई चर्चा होनी चाहिए, इस पर क्या होना चाहिए? चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी अच्छी चीज़ है। जब हम चर्चा करेंगे तो हम समझेंगे कि कैसे गुस्से पर कंट्रोल करना है, कैसे दुख में हमें कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है, बहुत ज़्यादा खुश हों तो उस खुशी को कैसे हमें दूसरे के सामने रखना है। इस पर चर्चा बनती है, अच्छी होनी चाहिए। विद्यार्थियों को संवेगात्मक अभिव्यक्तियों में सांस्कृतिक विविधताओं को पहचानने में मदद करना। कह रहा है कि सांस्कृतिक विविधताओं को पहचानने में मदद करना, इसका मतलब यह है कि बच्चों को ये समझने में हेल्प करना कि हर संस्कृति में इमोशंस को प्रकट करने का तरीका अलग अलग हो सकता है और हमें उन सभी तरीकों का सम्मान करना चाहिए। भाई जैसे मान लीजिए कहीं पर है कि अगर कोई व्यक्ति खुश है तो अपनी खुशी को हंस करके ताली बजा करके प्रकट कर रहा है, कहीं पर व्यक्ति खुश है तो सिर्फ मंद मंद मुस्कुरा देगा, बात खत्म, है ना। तो जो जैसा है उसको, उसकी जो संस्कृति में जैसे इमोशंस को प्रकट कर रहा है वो व्यक्ति, हमें उसको सम्मान करना चाहिए। ठीक है,
इस विविधता को आपको पहचानना है। ठीक है, ये अच्छी चीज़ है। विद्यार्थियों को एक दूसरे से कंपटीशन के लिए प्रोत्साहित करना और लगातार तुलना करते हुए अविश्वास का माहौल बनाना। तो कितनी गलत बात लिखी है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ कंपटीशन करें और कंपटीशन करने के लिए बढ़ावा दें, फिर लगातार एक दूसरे की तुलना करते रहें, है ना। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इससे बच्चे का इमोशंस कंट्रोल वो बच्चा नहीं सीखेगा, है ना। हमें बच्चे को बाकी चीज़ें करने में हेल्प करनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। इससे ये सेल्फ रेगुलेशन को प्रोत्साहित नहीं करता है। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बच्चों के सीखने के लक्ष्य की तरफ प्रेरित करने का प्रभावी तरीका क्या है कि बच्चे सीखने की तरफ ज़्यादा अग्रसर हो जाएं, सीखने के लिए तैयार हो जाएं, तत्पर हों। ठीक है, परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने के लिए उन पर दबाव डालना। जब आप अच्छे नंबर्स लाने के लिए दबाव डालेंगे तो क्या वो सीखने के लिए प्रेरित हो जाएंगे? नहीं, उन पर एक प्रेशर बन जाएगा, वो दबाव में आ जाएंगे। अगर सीखना होगा तब भी नहीं सीखेंगे, काट दो इसको। उनके प्रदर्शन की हमेशा उनके समकक्षों से तुलना करना। तुम हमेशा यही करते रहोगे, कंपेयर करते रहोगे कि देखो इसके इतने परसेंट आए हैं, तुम्हारे इतने परसेंट आए हैं, तुम गधे हो, वो बहुत अच्छा है, तुम नालायक हो। ये हम नहीं करेंगे। हर व्यवहार के लिए इनाम या सज़ा नहीं देंगे कि हर व्यवहार के लिए आप इनाम देते जा रहे हो, नहीं याद कर रहा है, डंडा मारते जा रहे हो, ये भी गलत तरीका है। उनमें सीखने का आनंद पैदा करो। बच्चे को क्या करो, सीखने के लक्ष्य की तरफ प्रेरित करने का प्रभावी तरीका यह है कि बच्चे को सीखने के लिए आनंद पैदा करो, उसके अंदर लव पैदा करो, जॉय पैदा करो, खुशी पैदा करो, उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करो, तब बच्चा सीखेगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में विश्वास का समर्थन नहीं करता? देखिए, पहली बात तो सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य किसका पॉइंट है ये, इसकी बात करते हैं वाइगॉत्स्की। ठीक है, वो कहते हैं कि बच्चे सीखते हैं समाज से, दूसरों के साथ बातचीत करके, इंटरेक्ट होकर के, और बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं निर्माण करते हैं। बच्चे एक्टिव होकर के सीखते हैं, टीचर से सीखते हैं, अपने सहपाठियों से सीखते हैं और अपने लोगों से, समाज के साथ इंटरेक्ट होकर ही सीखते हैं। ठीक है, अब इसमें ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इस बात का समर्थन नहीं करता? बच्चों को उनकी प्रतिक्रियाओं पर, बच्चे जो भी रिस्पॉन्स करें, बच्चे जो भी आंसर दे रहे हैं, उस पर गुणात्मक प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए। ये बात बहुत अच्छी है कि टीचर जो भी, बच्चे जो भी आंसर दे रहे हैं, टीचर यहाँ पे सिर्फ ये ना कहे कि तुम्हारा आंसर गलत है या तुम्हारा आंसर सही है। अगर गलत है तो क्यों है, और अगर सही है तो वो आंसर क्यों सही है, इस पर क्या करना चाहिए, इसको इस तरीके से क्वालिटेटिव फीडबैक देनी चाहिए। ऐसा रिस्पॉन्स देना चाहिए कि बच्चा चीज़ों को गहराई से समझ सके, है ना, और बच्चे की लर्निंग प्रोसेस इंप्रूव हो। ये चीज़ जो है वो सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में बढ़ावा देती है। शिक्षकों को चाहिए कि प्रश्न पूछने के दौरान बच्चों की उनकी सोच में विसंगतियों से अवगत कराएं। यानी कि शिक्षकों को क्या करना चाहिए, शिक्षक को सीधे ये नहीं कहना चाहिए कि तुम गलत हो, बल्कि टीचर को ऐसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए जिनसे बच्चा खुद सोच करके ये महसूस करे कि उनकी सोच कहाँ गलत है, कहाँ अधूरी है, क्या कमी है। ठीक है, इस तरीके से टीचर जो है बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये अच्छी चीज़ है, यहाँ से बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। टीचर्स को बच्चों में भ्रांतियों को दूर करने के लिए प्रश्न पूछने चाहिए और उन्हें अपनी सोच पर सोचने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जहाँ भी बच्चे अपनी सोच के बारे में सोचेंगे उसे कहते हैं मेटा कॉग्निशन। जहाँ बच्चा अपने अंदर झांक के देखता है, मुझे क्या आता है, क्या नहीं आता है, मेरे लिए कौन सी चीज़ सरल है, कौन सी चीज़ कठिन है, और तो इसको कहते हैं मेटा कॉग्निशन। ठीक है, तो ये भी अच्छी चीज़ है, ये भी हमारा सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा देता है। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चों को निष्क्रिय भूमिका निभानी चाहिए। नहीं, जहां भी निष्क्रिय आपको मिल जाए, पैसिव शब्द मिल जाए, उस ऑप्शन को तुरंत हटा देना, क्योंकि ये चीज सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में विश्वास नहीं करती। ये चीज सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग में विश्वास नहीं करती है। बच्चा हमेशा एक्टिव होगा, सक्रिय होगा, निष्क्रिय नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाता है। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्रों को प्रभावी समस्या समाधानकर्ता और महत्वपूर्ण विचारक बनने से रोक देगी? बहुत बढ़िया, क्या क्वेश्चन है, कह रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, ऐसी कौन सी बात है जो बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को कमजोर कर देगी? देखिए, छात्रों से पूछना कि क्या वे सुनिश्चित हैं कि वे समस्या को ठीक से समझते हैं, क्या ये चीज बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को कमजोर कर देगी? नहीं, ये चीज कमजोर नहीं करेगी। ये अच्छी चीज है जहां बच्चों से पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें प्रॉब्लम
को तुम ठीक से समझ गए हो, तो समस्या को ठीक से तुम समझ रहे हो, तो बच्चा यहाँ पे अगर समझ रहा है तो बताएगा समझ रहे हैं, नहीं समझ रहा तो बताएगा नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ है, हमें बच्चों से हम पूछ रहे हैं। छात्रों को उपमाओं के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना। उपमा मतलब जहाँ भी कोई भी नई चीज़ है या कोई भी कठिन थोड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको समझाने के लिए उसे उसी तरीके की जो पहले जानी पहचानी सवाल आपने लगवाया है उससे कंपैरिजन करके समझाना है ना। तो यहाँ पे उपमा कर रहे हैं, तो छात्रों को उपमाओं के बारे में सोचने के प्रोत्साहित करना, इसका मतलब ये है कि बच्चों को ये प्रेरित करना, इसलिए प्रेरित करना कि वे नई चीज़ों को समझने के लिए जो पुरानी जानी पहचानी चीज़ें हैं उनसे कंपैरिजन करें, यानी नए सवाल को देख करके पुराने उसी तरह के सवाल को याद करके फिर उसको हल करना, जिसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा और ये चीज़ उसके जैसी ही है, उसके आधार पर समझ बनाए बच्चा। छात्रों को खुद से सोचने के प्रेरित करने के बजाय उनके लिए सोचने के। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि टीचर्स को बच्चों के लिए आंसर या सॉल्यूशन खुद नहीं बताना चाहिए, बल्कि उन्हें खुद सोचने के लिए, एनालिसिस करने के लिए और डिसीजंस लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी टीचर बच्चों की सोचने की जो प्रक्रिया है उसको डेवलप करने में हेल्प करे, ना कि उनके जगह खुद काम करने लग जाए सोचने का। तो ये भी अच्छी चीज़ है। ठीक है, खुद बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। छात्रों को समस्या को देखने का केवल एक ही तरीका देखने के लिए प्रोत्साहित करना। नहीं, इतने में ही हम समझ गए कि ये ऑप्शन गलत है। ये यहाँ पे महत्वपूर्ण विचारक बनने से रोक देगा कि आप समस्या को एक ही तरीके से हल करने के लिए कह रहे हैं बच्चों से कि ये प्रॉब्लम एक ही तरीके से हल हो सकती है, जिसको हम कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। हमें बच्चों के अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग डेवलप करनी है, जहाँ बच्चा एक प्रॉब्लम को कई तरीके से हल करने का प्रयास करे। ऑप्शन डी इज़ द राइट वन दिस क्वेश्चन। आज का लास्ट प्रश्न, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे क्लास कैसी रही। एक माध्यमिक कक्षा की शिक्षिका के नाते आप अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को कैसे बढ़ावा देंगे, जहां बच्चे के अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन पैदा हो। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब जहां बालक के अंदर से उसको सीखने की ललक पैदा होती है, सीखने में उसको आनंद आता है, क्यूरियोसिटी होती है, उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है। मैथ्स के सवाल इसलिए नहीं लगा रहा कि टीचर मारेगा, इसलिए लगा रहा क्योंकि उसको मैथ्स लगाने में मजा आता है। इसको कहते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा। कंपटीशन जो है ये बाहरी अभिप्रेरणा है, और पनिशमेंट से आप डर रहे हैं या डंडे के बल पे आपसे काम करवाया जा रहा है, ये एक्सट्रिंसिक बाहरी मोटिवेशन है। सीखने में आपको आनंद आ रहा है, ये आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। और आप कोई इनाम के लिए काम कर रहे हैं, ये भी आपका बाहरी प्रेरणा है। आंतरिक क्या है? जहां आपको सीखने में मजा आ रहा है। तो ये थी आज की क्लास, कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।